हेलो एंड वेलकम टू अद्वैत एकेडमी। सो डियर फ्रेंड्स, आज हम हिस्ट्री की वीडियो नंबर 3 लेकर के आ रहे हैं। तो हमने मॉडर्न हिस्ट्री को स्टार्ट किया है और मॉडर्न हिस्ट्री में हम पोर्तुगीज के बारे में पढ़ रहे हैं। तो लास्ट क्लास में भी हमने एडवेंट ऑफ यूरोपियंस को स्टार्टिंग से पढ़ा था। तो पोर्तुगीज के बारे में हम पढ़ रहे थे। पोर्तुगीज वो वाली पावर जो सबसे पहले इंडिया में आई है समुद्र के रास्ते से। तो हम बात कर रहे थे लास्ट क्लास में कि किस तरह से वास्को जो है वो इंडिया में आएंगे और इंडिया में कुछ टाइम तक स्टे करने के बाद में वो वापस लौट जाएंगे। तो इंडिया में वो यहाँ पर आए थे। कैलिकट नाम का राज्य जो है यहाँ पर आकर के मई 1498 में यहाँ पर आएंगे और अगस्त के महीने में ही रिटर्न टू पोर्तुगाल और पोर्तुगाल वापस जाएंगे ये। और 1499 में ये अपने पोर्तुगाल में वापस पहुंचेंगे। ठीक है। बात करें अगर हम वास्को की, तो वास्को जो है, वास्को केम टू इंडिया थ्राइस। 3 बार वास्को जो है वो इंडिया में आया है टोटल। एक बार 1498 में जिस टाइम पे उसने इंडिया आने का रास्ता जो है वो डिस्कवर किया। सेकेंड टाइम ही केम टू इंडिया इन 1501 एंड थर्ड टाइम ही केम टू इंडिया इन 1524। 1501 में जब ये आए थे तो इन्होंने फैक्ट्री स्टैब्लिश की थी इंडिया में आकर के, ही एस्टैब्लिश्ड फैक्ट्री। और 1524 में जब ये इंडिया में आए थे देन ही वाज सेंट एज ए गवर्नर। तो गवर्नर के रूप में वहां के राजा ने इनको इंडिया में भेजा था 1524 में। तो इंडिया में टोटल ये 3 बार आए हैं। अब देखिए, फैक्ट्री जब इन्होंने एस्टैब्लिश की थी तो फैक्ट्री की अगर हम बात करें तो फैक्ट्री का मीनिंग जिस तरह से मॉडर्न सेंस में फैक्ट्री का मीनिंग होता है कि जहां पर कोई मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है वो चल रही है। लेकिन यहाँ पर फैक्ट्रीज का मीनिंग ऐसा नहीं है कि कोई मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी यहाँ पे हो रही है। यहाँ पर फैक्ट्री का मीनिंग ये है कि स्टोर हाउस के रूप में इसको यूज किया जाएगा। तो ट्रेड के लिए जो भी कमोडिटीज होंगी वो यहाँ पे रखी जाएंगी, जो भी सामान होगा वो यहाँ पे रखा जाएगा। तो देन फैक्ट्री जो है वो मॉडर्न सेंस में जिस तरह से फैक्ट्री का मीनिंग है वो यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। अभी देखिए, जब वास्को फर्स्ट टाइम 1498 में यहाँ पे आएगा और कुछ देर के लिए यहाँ पे स्टे करेगा, 3 महीने के बाद में वापस लौटेगा। और कल भी हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में कि वास्को ने यहाँ से जो स्पाइसेस लिए वो बेचने के बाद में उसको 60 टाइम्स हायर प्रॉफिट हुआ। और वो भी उसके आने और जाने की जर्नी को डिडक्ट करने के बाद में जो खर्चा है उसके बाद में। इसके बाद में जैसे ही वास्को आएगा तो इसके बाद में सेकंड पोर्तुगीज जो है जो इंडिया में आएगा उसका नाम है कब्राल। ठीक है। अब सेकंड पर्सन हु वाज पोर्तुगीज इन ओरिजिन, ही वाज द सेकंड पोर्तुगीज। तो सेकंड पुर्तगाली इंसान है जो इंडिया में आएंगे। अब देखिए, जब ये इंडिया में आएंगे तो इंडिया में ये भी साउथ इंडिया में ही आएंगे। अब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये वाला कोस्ट जो है ये मालाबार कोस्ट के नाम से जाना जाता है। दिस इज मालाबार कोस्ट। ज्योग्राफी में मैं आपको काफी डिटेल से सारी इंडिया के कोस्ट के बारे में पढ़ाऊंगा कि गुजरात के प्लेन्स के बाद में कौन सी कोंकण कोस्ट कौन सी है, कन्नड़ कौन सी है, मालाबार कौन सी है, कोरोमंडल कौन सी है, उत्कल कौन सी है। तो वो अलग से मैं ज्योग्राफी में आपको सारी कोस्ट के बारे में बताऊंगा। इस टाइप में जस्ट इतना बता दूं कि ये वाला कोस्ट जो इंडिया का है ये मालाबार कोस्ट है। और ये वाले कोस्ट पे इंडिया में आपको देखने को मिलेगा ये वाले रीजन में जो अरब्स ने अपना एम्पायर स्टैब्लिश किया था वो भी यहाँ पर काफी एक्टिव थे, वो सक्रिय थे ये वाले एरिया में और वो ट्रेड किया करते थे ये वाले रीजन में। यानी अरब्स वर ऑलरेडी प्रेजेंट हियर and they would not be liking the presence of Portuguese here। तो पुर्तगालियों की प्रेजेंस से उन्हें बहुत ज्यादा खुशी नहीं होगी। तो आप देखिए, कब्राल जब यहाँ पे आएगा, कब्राल का अगर पूरा नाम अगर आप जानना चाहते हैं, फुल नेम वाज पेड्रो अल्वरेज कब्राल। तो काफी लंबा नाम है, इसमें से अगर आप कैब्राल भी याद रखें तो काफी है। कब्राल सेकंड पुर्तगाली हैं जो इंडिया में आए हैं। और जब ये इंडिया में आएंगे तो कब्राल ही इंडिया में फर्स्ट फैक्ट्री जो है वो इस्टेब्लिश करेंगे। फर्स्ट पोर्तुगीज फैक्ट्री इन इंडिया वाज इस्टेब्लिश्ड बाय हिम एंड इट वाज इस्टेब्लिश्ड एट कैलिकट जो कि मन्ना विक्रमा का राज्य था, जहां पर मन्ना विक्रमा जैमोरिन रूल किया करते थे। यहाँ पर इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री जो है
इस्टेब्लिश करी कैलिकट में। अब देखिए जब इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री यहाँ पे इस्टेब्लिश करी और पोर्तुगीज यहाँ पे अपना जो वर्चस्व है वो दिखाने लगे, तो अरब्स जो है ये चीज लाइक नहीं करेंगे, पसंद नहीं करेंगे। देन अरब्स अटैक द पोर्तुगीज। अरब्स क्या करेंगे यहाँ पर पोर्तुगीज के ऊपर अटैक कर देंगे। दे अटैक पोर्तुगीज, और पोर्तुगीज का जान और माल का बहुत ज्यादा नुकसान देखने को मिलेगा इस अटैक में। इसके बाद में आपको देखने को मिलेगा कब्राल क्या करेगा। कब्राल यहाँ पर कैलिकट, कैनानोर और कोचीन जो तीन राज्य हैं, दिस इज कैलिकट, नॉर्थ ऑफ इट दिस इज कैनानोर, एंड साउथ ऑफ कैलिकट दिस इज कोचीन। तो ये तीन स्टेट्स जो है, इन तीन के साथ में ही बिफ्रेंडेड विद देम कब्राल एंड देन अटैक्ड अरब्स, और उसके बाद में ये अरब्स के ऊपर अटैक करेगा और अरब्स को भी काफी जान माल का नुकसान पहुंचाएगा और बहुत सारे इनके शिप जो है वो सीज करेगा कब्राल। व्हाट ही डिड, ही befriended whom these three states, one was Cochin, another was Calicut and third one was Cannanore, three seas। ओके, अभी देखिए तीनों के साथ में फ्रेंडशिप करेगा और तीनों को न्यूट्रलाइज करने के चक्कर में अरब्स को, इन तीनों के साथ में फ्रेंडशिप करेगा और इसके बाद में अरब्स को न्यूट्रलाइज करेगा, जहां पर कब्राल जो है अरब्स के शिप्स को कॉन्फिस्केट करेगा और इनको बहुत ज्यादा जानमाल का लॉस ऑफ प्रॉपर्टी एंड लाइव्स वाज इनकर्ड बाय द कब्राल, यानी कब्राल इनको जान और माल का बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा, इनकी शिप जो है वो भी सीज कर देगा, कॉन्फिस्केट कर देगा। तो इस चीज में उसको हेल्प मिलेगी, तब ये जो वहां के तीन जो राज्य है, तीन पावर्स के साथ में दोस्ती कर लेगा और उनसे ही इस तरह का एश्योरेंस ले लेगा कि जब वो अटैक करेगा अरब्स के ऊपर, तो अरब्स जो है उस टाइम पे मतलब ये तीनों पावर्स जो है अरब्स का साथ नहीं देगी। तो ऐसी कंडीशन में कब्राल उनके ऊपर आकर के अटैक करता है। अब देखिए कब्राल यहाँ पे रहेगा कुछ टाइम तक और कब्राल भी यहाँ से वापस जाएगा। तो यहाँ पर जो पोर्तुगीज रहे कुछ टाइम तक, इन्होंने यहाँ पर जो अपनी फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश करी, जो एरिया जिनके पास में आए हैं उन टेरिटरीज को गार्ड करने के लिए और उन फैक्ट्रीज की रक्षा करने के लिए, उस ट्रेड को आगे बढ़ाने के लिए जो किंग होंगे पुर्तगाल के, वो अब यहाँ से आगे अपने ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव को भेजेंगे गवर्नर के रूप में। तो पहले पोर्तुगीज जो गवर्नर के रूप में अपॉइंट होंगे तो वो होंगे फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ये आएंगे 1505 में और ये रहेंगे 1509 तक, लगभग 4 साल तक ये रहेंगे। इनके बारे में सबसे पहली चीज आपको याद रखनी है दैट ही वाज द फर्स्ट पोर्तुगीज गवर्नर इन इंडिया, यानी ऑफिशियली राजा ने गवर्नर बना करके, अपना प्रांतपाल बना करके भेजा इसको इंडिया में। ही वाज द फर्स्ट पोर्तुगीज गवर्नर इन इंडिया, पुर्तगालियों का पहला गवर्नर जो इंडिया में आया है, ही वाज अल्मेडा। अब देखिए अल्मेडा जैसे ही इंडिया में आएगा तो अल्मेडा यहां पर कोशिश करेगा कि पोर्तुगीज को मास्टर बनाएगा, इंडियन ओशन के ऊपर मजबूत बनाएगा। सो हिज पॉलिसी वाज टू मेक पोर्तुगीज द मास्टर्स ऑफ इंडियन ओशन। तो इसकी पॉलिसी क्या है? हिज पॉलिसी वाज टू मेक पोर्तुगीज द मास्टर्स ऑफ इंडियन ओशन। तो इंडियन ओशन के ऊपर मास्टर्स बनाना चाहता था पुर्तगालियों को, कौन? अल्मेडा। अब अल्मेडा ये वाली अपनी पॉलिसी को चलाने के लिए ब्लू वाटर पॉलिसी लेकर के आएगा। ब्लू वाटर पॉलिसी। अब ब्लू वाटर पॉलिसी जो इनिशिएट की गई अल्मेडा के द्वारा, इस पॉलिसी में अल्मेडा क्या कहता है कि हमें जमीन के ऊपर खुद को ज्यादा स्ट्रेंथन करने से बेटर रहेगा कि हम पानी के ऊपर खुद को ज्यादा मजबूत करें। और इस टाइम पे स्पेन और पुर्तगाल की नेवी भी बहुत ज्यादा पावरफुल थी, तो इसने कहा कि हमारे पास में नेवल पावर है, इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि इंडियन ओशन रीजन में हम अपने आप को बहुत ज्यादा कंसोलिडेट करें, अपनी पावर को एक्सपेंड करें ये वाले रीजन पे, ताकि हम ना केवल दूसरी यूरोपियन पावर्स को भी यहाँ पे चेक करेंगे, अरब्स को भी चेक करेंगे और इंडिया के ट्रेड को भी चेक करेंगे यहाँ से। दैट ब्लू वाटर पॉलिसी क्या कहता है? इंस्टेड ऑफ
बिल्डिंग फोर्ट्रेसेस, यानी किले बनाने से बेटर है व्हाट वी शुड डू, वी शुड स्ट्रेंथन आवरसेल्व्स, यानी हमें अपने आप को कहां पे मजबूत करना चाहिए, ओशन पे। तो इंडियन ओशन रीजन पे मजबूत करेंगे। तो दिस इज द ब्लू वाटर पॉलिसी दैट वाज इनिशिएटेड बाय अल्मेडा। अब देखिए अल्मेडा के साथ में इसके बाद में क्या चीज देखने को मिलेगी। इसके टाइम पे दो लड़ाइयां होती हैं, एक होती है बैटल ऑफ चौल, इट वाज फॉट इन 1508। अब चौल की लड़ाई जो है 1508 में होगी और इस लड़ाई में एक तरफ पोर्तुगीज जो है जिनको लीड कर रहा था अल्मेडा, और अल्मेडा अपने बेटे को इस लड़ाई में लड़ने के लिए भेजेगा, और एक तरफ आपको पोर्तुगीज लड़ने के लिए नजर आएंगे। और ये किसके खिलाफ में लड़ेंगे, तो तीन पावर्स आपको देखने को मिलेगी, टर्की, ठीक है, दूसरी होगी इजिप्ट, और तीसरी पावर होगी गुजरात। तो ये तीनों पावर्स जो है ये चाहती है कि हम कंटेन करें पोर्तुगीज को, क्योंकि पोर्तुगीज का डोमिनेंस बढ़ रहा था मालाबार वाले रीजन पे, और वेस्टर्न कोस्ट पे भी उनका डोमिनेंस जो है वो बढ़ रहा था। इसलिए तीन पावर्स इकट्ठा होकर के पोर्तुगीज के खिलाफ में लड़ेगी। और ये वाली लड़ाई में यू विल फाइंड दैट द सन ऑफ पोर्तुगीज गवर्नर अल्मेडा वाज किल्ड बाय दीस थ्री पावर्स। सो अल्मेडा लॉस्ट हिज सन इन दिस बैटल, he lost his son in the battle of चौल। अब ये वाली लड़ाई में जो अल्मेडा का नुकसान हुआ उसकी भरपाई करेगा ये नेक्स्ट ईयर व्हेन द बैटल ऑफ दीव वाज फॉट। बैटल ऑफ दीव was fought in 1509. He took revenge here and he defeated Egypt. इजिप्ट को हराएगा, इसके बाद में गुजरात को हराएगा, और तीसरी पावर जिसको ये हराएगा यहाँ पर थर्ड पावर विल बी ज़ैमोरिन, ज़ैमोरिन ऑफ कैलिकट। तो ये तीन पावर्स इस टाइम पे टर्की जो होगा वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा ये वाली लड़ाई में। इजिप्ट, गुजरात और ज़ैमोरिन इन तीन पावर्स को हराएगा और अपने बेटे की मौत का बदला लेगा 1509 में अल्मेडा। तो अल्मेडा को आप याद रखेंगे तो अल्मेडा को प्राइमरीली आपको याद रखना है उसकी ब्लू वाटर पॉलिसी के लिए, कि जहां पर उसने कहा कि जमीन के मुकाबले हमें पानी के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए, ज्यादा एम्फेसाइज करना चाहिए, जिससे हम जमीन के बदले अगर पानी पर ज्यादा सशक्त हो जाए, शक्तिशाली हो जाए, तो हम पानी से जो चलने वाला पूरा ट्रेड है उसको रेगुलेट करेंगे और किसी भी दूसरी यूरोपियन पावर को इंडिया में आने से रोकेंगे। तो ये ब्लू वाटर पॉलिसी इसी ने लाई थी और ये पहला गवर्नर था पुर्तगाल का जो इंडिया में भेजा गया था। अब देखिए 1509 में इसे वापस बुला लिया जाता है और उसके बाद में सेकंड पोर्तुगीज गवर्नर जो आएंगे वो हैं अल्बुकर्क। सो अल्बुकर्क he was sent as governor in 1509 and he will stay here up to 1515। तो 1515 तक ये यहाँ पर गवर्नर के रूप में सर्व करेगा। ही विल बी सेकंड पोर्तुगीज गवर्नर इन इंडिया। तो भारत में दूसरे पुर्तगाली गवर्नर के रूप में अल्बुकर्क को भेजा जाएगा। अल्बुकर्क को पोर्तुगीज पावर जो इंडिया में इस्टेब्लिश हुई इसका रियल फाउंडर माना जाता है, क्योंकि इसने बहुत सारी पॉलिसीज को इंप्लीमेंट किया है। इसने पोर्तुगीज को जो इंडिया में है उनको कंसोलिडेट किया है, ठीक है, इसीलिए इसको रियल फाउंडर माना जाता है। अल्बुकर्क करता क्या है, अल्बुकर्क जैसे ही इंडिया में आएगा तो यहाँ पर कार्टाज सिस्टम लगाएगा। कार्टाज सिस्टम, ही इनिशिएटेड ए सिस्टम नोन एज कार्टाज सिस्टम। कार्टाज सिस्टम में क्या होगा कि जहां पर पहले अल्मेडा ने कहा था कि इंडिया के पास में ये वाला जो इंडियन ओशन रीजन है, हमें ये वाले रीजन में क्या करना है, अपना डोमिनेंस जो है वो बढ़ाना है, इसी सिस्टम को आगे सशक्त करेगा अल्बुकर्क। और अल्बुकर्क यहाँ पे कार्टाज सिस्टम लाएगा। कार्टाज सिस्टम में लाइसेंस दिया जाएगा किसी भी पावर को ये वाले रीजन में गुजरने के लिए, चाहे आपको इंडिया की तरफ आना है या इंडिया से दूर जाना है अफ्रीका की तरफ, ठीक है, तो ये वाले रीजन में आने या जाने के लिए लाइसेंस दिया जाएगा कोई भी पावर को, क्योंकि ट्रेड तो यही वाले रीजन से हुआ करता था समुद्र के जरिए। तो अब ये ट्रेड
जो है इसको रेगुलेट करेगा कौन? एल्बुकर्क करेगा। तो एल्बुकर्क लाइसेंस देगा हर एक पावर जो यहाँ से अपना ट्रेड करने के लिए आएगी जाएगी, ठीक है। अगर कोई भी इंसान बिना लाइसेंस के पाया गया, विदाउट अगर लाइसेंस कोई भी इंसान पाया गया, कोई भी पावर पाई गई, देन देयर शिप्स वुड बी कॉन्फिस्केटेड, यानी उनके शिप जो हैं उन्हें सीज कर दिया जाएगा, ठीक है। तो उन्हें कॉन्फिस्केट कर दिया जाएगा, जब्त कर दिया जाएगा। दिस सिस्टम वाज इनिशिएटेड बाय एल्बुकर्क। अब देखिए इस टाइम पे मुगल्स जो थे अभी इस्टेब्लिश नहीं हुए थे, आगे चल करके मुगल जब इस्टेब्लिश हो भी जाएंगे तो पोर्तुगीज काफी डोमिनेट हैं ये वाले रीजन में, तो इवन मुगल्स को भी लाइसेंस लेना पड़ेगा इनसे। इवन मुगल्स हैड टू बाय लाइसेंस, तो मुगल्स को भी लाइसेंस लेना पड़ेगा फ्रॉम पोर्तुगीज। तो मुगल्स जो हैं ये इस्टेब्लिश होंगे दिल्ली आगरा रीजन में 1526 में, एंड आफ्टर दैट जब उनको भी ट्रेड करना होगा वो भी यहाँ से लाइसेंस लेंगे, किससे? हाँ, पोर्तुगीज से। अब एल्बुकर्क ने इसके अलावा क्या क्या काम किए हैं? एल्बुकर्क की अगर हम बात करें, एल्बुकर्क ने क्या किया, इसने पोर्तुगीज लोगों से कहा कि आप इंडिया की लड़कियों के साथ में शादी करें, उनको एनकरेज किया कि आप इंडिया को अपना ही घर माने, एंड मैरी इंडियन वीमेन, तो इंडियन वीमेन को शादी करने के लिए कहा कि इंडिया की लड़कियों के साथ में शादी करिए, ताकि जो बच्चे आप पैदा करेंगे वो ऑटोमेटिकली क्रिश्चियन होंगे। तो क्रिश्चियन बच्चे जो होंगे वो किसका पर्पस सर्व करेंगे? पोर्तुगीज का ही पर्पस जो है वो इंडिया में वो सर्व करेंगे। इसके बाद में सती की प्रथा जो थी उसको एबॉलिश किया इसने, ही एबॉलिश सती इन द टेरिटरीज अंडर हिज डोमिनेंस। तो जहां जहां पे इसकी टेरिटरीज थी तो वो वाले रीजन में इसने सती की प्रथा को खत्म कर दिया एल्बुकर्क ने। एल्बुकर्क ने इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज किया था, दैट इन 1510 ही कैप्चर्ड गोवा। तो गोवा जो है वो इसने अपने कब्जे में लिया। गोवा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इस टाइम पे इंडिया के ये वाले रीजन में अगर हम देखें, ये वाले रीजन में इंडिया के एक एम्पायर हुआ करता था, दैट वाज विजयनगर एम्पायर, दैट वाज द हिंदू एम्पायर। विजयनगर एम्पायर यहाँ पे हुआ करता था, और यहाँ पर एक बहुत पावरफुल रूलर हुआ करते थे, हिज नेम वाज कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय जो है वो काफी शक्तिशाली, काफी पावरफुल रूलर है। अब इनके पास में जाएगा एल्बुकर्क और कृष्णदेव राय से कहेगा कि हम जो है गोवा के ऊपर अटैक करना चाहते हैं, गोवा को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। और गोवा है किसके कब्जे में इस टाइम पे? यहाँ पर एक बीजापुर सल्तनत हुआ करती थी, तो बीजापुर के सुल्तान के पास में है गोवा। तो हम जब बीजापुर के ऊपर अटैक करें, उनसे गोवा छीनेंगे, उस टाइम पे आप उनकी हेल्प के लिए नहीं आइएगा, ठीक है, आप न्यूट्रल रहिएगा। ये उनसे एश्योरेंस लिया कृष्णदेव राय से, और एल्बुकर्क ने गोवा के ऊपर अटैक किया, बीजापुर के सुल्तान को हरा करके गोवा को कैप्चर कर दिया 1510 में। अब गोवा को कैप्चर किया तो यहाँ पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो याद रखनी है, दैट इज कि गोवा बिकेम द फर्स्ट टेरिटरी टू बी कॉन्कर्ड बाय द यूरोपियंस इन इंडिया। तो इंडिया में पहली टेरिटरी कोई भी जो यूरोपियंस के द्वारा जीती गई है, दैट इज गोवा। 1510 में ये जीती गई है। अब देखिए इसी के टाइम पे आपको क्या चीज देखने को मिलेगी, ये अफ्रीका वाला रीजन है। तो पूरा मैं बना नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं लिखा भी है, लेकिन इतना दिखा के यहाँ पे मेरे कहने का मतलब क्या है कि ईस्ट अफ्रीकन रीजन जो है, ये वाला रीजन जो है, और ये ईरान वाला जो रीजन है, ये पूरा कोस्ट जो है इन्होंने अपनी नेवी से भर दिया। तो पुर्तगालियों की नेवी एल्बुकर्क के टाइम पे और ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाएगी। आपको यहाँ पर रेड सी के पास में ईस्टर्न कोस्ट पे आपको देखने को क्या मिलेगा, यहाँ पर भी इनकी नेवी होगी स्टेशन। इसके अलावा ईरानियन कोस्ट पे भी आपको इनकी नेवी देखने को मिलेगी। इसके अलावा ईस्ट अफ्रीका में भी इनकी नेवी देखने को मिलेगी। मालाबार कोस्ट के ऊपर भी इनकी नेवी देखने को मिलेगी। कहने का मतलब ये है कि इन्होंने अपनी नेवल पावर को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन किया अंडर एल्बुकर्क। एंड it is rightly said that when Mughal Empire was established, even Mughals had to pay tax, or Mughals had to buy license from the Portuguese to continue their trade across Indian Ocean. तो ये चीज आपको याद रखनी है। एल्बुकर्क के बारे में अगर आपको याद रखना है तो इन्होंने सती के प्रथा को
एबॉलिश किया, ये याद रखिएगा। इंडियन वीमेन के साथ में शादी करने के लिए एनकरेज किया था पुर्तगालियों को। इसे रियल फाउंडर माना जाता है पोर्तुगीज पावर जो इंडिया में स्टैब्लिश हुई, और इसके बारे में काटा सिस्टम, जहां पर इसने पानी में अब इंडियन ओशन से आर पार कोई भी पावर ट्रेड के लिए आएगी तो उनको लाइसेंस लेना पड़ेगा पुर्तगालियों से, और जो लाइसेंस के बिना पाया जाएगा उसका माल जो है, उसका शिप जो है वो जब्त कर दिया जाएगा। और बाद में मुगल्स को भी लाइसेंस लेना पड़ता है। इसके बारे में याद रखना है कि गोवा को कैप्चर किया था 1510 में, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। और इसके अंडर में यहाँ पर जो पोर्तुगीज हैं इंडियन ओशन रीजन में काफी ज्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं। इतने ज्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे कि इनकी नेवी आपको ईस्ट अफ्रीकन कोस्ट पे देखने को मिलेगी, रेड सी के पास में देखने को मिलेगी, ईरानियन कोस्ट के पास में देखने को मिलेगी, और मालाबार कोस्ट के पास में देखने को मिलेगी। तो इनकी नेवी ये वाले रीजन में बहुत ज्यादा डोमिनेट हो जाएगी। इसलिए कहा जाता है कि बाद में मुगल्स को भी यहां से ट्रेड कंटिन्यू करने के लिए इनसे जो लाइसेंस है वो लेना पड़ेगा। अभी देखिए अल्बुकर्क बाद में इनके रिलेशन कृष्णदेवराय के साथ में भी थोड़े खराब हो जाते हैं। तो आगे चल करके भटकल नाम का एक रीजन आपको देखने को मिलेगा कर्नाटक में, तो वो रीजन को छीन लेते हैं कृष्णदेवराय से भी। जब कृष्णदेवराय अपने अंतिम फेज में होते हैं तो भटकल नाम की जगह है वो उनसे छीन लेते हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें जो अल्बुकर्क के सक्सेसर्स हैं, वो आपको देखने को मिलेगा कि ये जो मद्रास वाला रीजन है यहाँ पर कुछ अपने सेटलमेंट्स स्टैब्लिश करेंगे। ये हुगली वाला जो रीजन है यहाँ पर अपने सेटलमेंट्स स्टैब्लिश करेंगे। बॉम्बे वाला रीजन जो है दिस इज हुगली रीजन, दिस इज मद्रास। मद्रास के पास में सेंट होम की नाम की एक जगह है, वहां पर अपने सेटलमेंट्स को स्टैब्लिश करेंगे। बॉम्बे में अपनी सेटलमेंट्स को स्टैब्लिश करेंगे, यानी अल्बुकर्क के बाद में जो भी गवर्नर आएंगे उनके अंडर में ये सारी डेवलपमेंट्स होंगी। यहां पर आपको देखने को मिलेगा सालसेट नाम की जगह है, यहां पर इनके जो है सेटलमेंट्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यहां पर गुजरात के पास में कोस्टल एरिया में दमन एंड दीव है, ये वाले रीजन में भी अपनी सेटलमेंट्स को स्टैब्लिश करेंगे, यानी इनके बाद में जो गवर्नर आएंगे। 1524 की बात है जिस टाइम पे वास्को केम टू इंडिया फॉर द थर्ड एंड फाइनल टाइम। थर्ड टाइम वास्को केम टू इंडिया, और इस टाइम पे जब वास्को गवर्नर के रूप में इंडिया में आएगा, इनकी डेथ भी वास्को की इंडिया में ही होती है और इंडिया में ही इनको दफनाया जाता है। ही वाज बरीड इन इंडिया एंड लेटर हिज रिलिक्स वर शिफ्टेड टू लिस्बन। तो लिस्बन पुर्तगाल की कैपिटल है, तो वहां पर इनके रिलिक्स जो भी अवशेष बचते हैं बाद में उनको शिफ्ट करके वहां पे भेजा जाता है। अर्लियर ही वाज बरीड इन इंडिया ओनली, इंडिया में ही इनको दफनाया भी गया था। तो वास्को के बारे में आपको याद रखना है कि ही केम टू इंडिया थ्राइस। फर्स्टली वो इंडिया का डिस्कवरी किए थे, इंडिया के लिए जो सी रूट है वो डिस्कवर किया। सेकंड टाइम जब वो आए थे ही एस्टैब्लिश्ड फैक्ट्री एट कोचीन। और जहां पे हमने अल्मेडा की बात की थी, अल्मेडा के बारे में आपको ये याद रखना है कि अल्मेडा ने अपना हेडक्वार्टर कहां पे एस्टैब्लिश किया था। ही एस्टैब्लिश्ड हिज हेडक्वार्टर एट कोचीन। कोचीन जो है वहां पर इन्होंने अपना हेडक्वार्टर जो है वो इस्टेब्लिश किया था। अल्मेडा हु वाज द फर्स्ट पोर्तुगीज गवर्नर इन इंडिया। इंडिया में आने के बाद में जो पोर्तुगीज गवर्नर है उसका हेडक्वार्टर कहां पे होगा, कहां पे बैठेगा, हिज सीट वाज एट कोचीन। तो कोचीन के बारे में याद रखिएगा। तो बात कर रहे थे हम वास्को की, तो वास्को जब आए तो उन्होंने फैक्ट्री इस्टेब्लिश की थी एंड थर्ड टाइम ही केम टू इंडिया एज गवर्नर। ठीक है, इस टाइम पे इनकी डेथ भी हुई थी। इसके बाद में एक और इंपॉर्टेंट है गवर्नर जिनका नाम है निनो दा कुन्हा। निनो दा कुन्हा। कुन्हा की अगर हम बात करें 1529 से लेकर के 1538 तक, ठीक है, ये रहेंगे। ठीक है, गवर्नर के रूप में ये यहाँ पर आएंगे और कुन्हा के टाइम पे भी कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स देखने को मिलेगी। अब कुन्हा ने किया क्या है, कुन्हा ने 1530 में जो पोर्तुगीज हेडक्वार्टर था इंडिया में, he shifted that Portuguese headquarter from Cochin to Goa. This is very important point that Kunha shifted Portuguese headquarter from Cochin to Goa. This is very important point. You must remember this point कि कोचीन से गोवा में पुर्तगालियों का हेडक्वार्टर, पुर्तगालियों की कैपिटल किसने शिफ्ट की थी और कब शिफ्ट की थी। इट वाज शिफ्टेड बाय कुन्हा ओनली
And next point is in 1534 Kunha helped Bahadur Shah, and Bahadur Shah was the ruler of Gujarat and he had to fight against Humayun. Humayun was the Mughal emperor, and listen, this is Gujarat and here a ruler was Bahadur Shah. Bahadur Shah, and this is Delhi Agra. Here Mughals were ruling and Humayun was the ruler at that time. Humayun, who was the son of Babur. Bahadur Shah had to fight against Humayun, and these Portuguese, they helped Bahadur Shah against Humayun under Kunha. So we can say that Kunha helped बहादुर शाह, तो बहादुर शाह की हेल्प करेंगे अगेंस्ट हुमायूं इन 1534। अब इस लड़ाई के बाद में आपको देखने को मिलेगा कि बहादुर शाह गॉट इम्प्रेस्ड, बहादुर शाह बहुत ज्यादा प्रभावित होंगे, बहुत ज्यादा खुश होंगे पोर्तुगीज से, और ये इनको गिफ्ट में वसाई नाम की जगह दे देंगे जिसे बसीन कहा जाता था उस टाइम पे। सो व्हाट बहादुर शाह डिड, बहादुर शाह गिफ्टेड बसीन, बसीन जो कि आपको बॉम्बे के नॉर्थ में देखने को मिलेगा। दिस इज बॉम्बे, देन दिस इज बसीन, ओके। बसीन जिसे प्रेजेंटली आप वसाई के नाम से जानते हैं, एंड दिस टेरिटरी वाज गिफ्टेड बाय बहादुर शाह टू निनो द कुन्हा। तो कुन्हा के बारे में याद रखेंगे दो पॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फर्स्टली ही शिफ्टेड द हेडक्वार्टर फ्रॉम कोचीन टू गोवा in 1530, and secondly in 1534 he helped Bahadur Shah of Gujarat against Humayun, and Bahadur Shah got impressed and he gifted Bassein to Portuguese गवर्नर कुन्हा। तो ये चीज जो है, दो चीज आपको कुन्हा के बारे में याद रखना है। सो इसके बाद में आपको कोई इनके बारे में उतना ज्यादा किसी गवर्नर के बारे में पढ़ना नहीं है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो थे ये आपको यहीं से कवर करने हैं। इसके बाद में आपको पोर्तुगीज के बारे में आपको जानना है कि इसके बाद में पोर्तुगीज का क्या हाल रहेगा यहां से आगे। पोर्तुगीज की अगर हम बात करें तो ये वाला मालाबार कोस्ट में पोर्तुगीज का जो प्रेजेंस था, इट वाज एंडेड बाय डच। डच जैसे ही सेकंड यूरोपियन पावर के रूप में इंडिया में आएंगे, यू मस्ट नो दैट डच वर मोर रिसोर्सफुल देन द पोर्तुगीज। इफ यू कंपेयर बोथ द पावर्स ओवर लैंड, अगर जमीन के ऊपर दोनों पावर्स को कंपेयर करेंगे तो डच वर मच मोर रिसोर्सफुल। तो डच ये वाले मालाबार वाले रीजन में इनको 1663 तक इनका यहाँ से सफाया कर देंगे। इसके बाद में ये ऊपर वाले रीजन में आपको देखने को मिलेगी, जहां पर आपको गोवा यहाँ पर देखने को मिलेगा, बॉम्बे में है, ये सालसेट में है, दमन दीव में है, ये वाले रीजन में आपको देखने को मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पर सालसेट जो है ये वाला रीजन जो है, और इसके अलावा बॉम्बे का जो रीजन है, यहाँ पर क्या कहानी रहती है। सालसेट में इनको 1739 में मराठास के खिलाफ में एक लड़ाई लड़नी पड़ती है, दैट वाज बैटल ऑफ वसाई, एंड इन बैटल ऑफ वसाई मराठास डिफीटेड पोर्तुगीज एंड सालसेट वाज कैप्चर्ड बाय मराठास। तो सालसेट जो है इट वाज कैप्चर्ड बाय मराठास, मराठास अपने कब्जे में ले लेते हैं वसाई की लड़ाई में। इसके अलावा बॉम्बे की बात आती है तो बॉम्बे के साथ में क्या होगा, इन 1662 व्हेन द पोर्तुगीज प्रिंसेस कैथरीन गॉट मैरिड टू the king of England whose name was Charles II, then the king of Portugal gifted the island of Bombay to Portuguese। यानी 1662 में होता क्या है, पुर्तगालियों की राजकुमारी है कैथरीन, कैथरीन की शादी होती है इंग्लैंड के राजा के साथ में, एंड द रूलर वाज चार्ल्स II। चार्ल्स II के साथ में जब शादी होती है तो पुर्तगाल के किंग जो है, किंग ऑफ पुर्तगाल गिफ्टेड आइलैंड ऑफ बॉम्बे टू चार्ल्स II, यानी दहेज में इसको दे देते हैं। देन बॉम्बे भी उनके हाथ से निकल गया, सालसेट वाले रीजन जो वसाई वाले रीजन था चला गया, एंड व्हाट वाज लेफ्ट अंडर देम, इट वाज यू विल फाइंड दैट गोवा, ये इनके कब्जे में रहता है। और दूसरी चीज आपको देखने को मिलेगा दमन एंड दीव, ये दो चीजें आपको देखने को मिलेगी इनके कब्जे में रहेगी, गोवा एंड दमन एंड दीव। तो ये काफी आजादी के बाद तक भी 1947 के बाद तक भी आपको देखने को मिलेगा इनके कब्जे में रहेगा, ठीक है।
और इसको बाद में कौन से मिशन के जरिए, कौन से अभियान के जरिए गोवा को लिबरेट कराया जाता है, वो पोस्ट इंडिपेंडेंस में जब हम पढ़ेंगे तो तब मैं आपको बताऊंगा। पोस्ट इंडिपेंडेंस की वीडियोस भी आप देखिएगा, ठीक है। तो गोवा और दमन एंड दीव वाले रीजन में ये रहेगी काफी टाइम तक। अभी देखिए इसके बाद में आपको क्या देखना है कि पोर्तुगीज जो हैं आगे चल करके किस तरह से इंडिया से खत्म ही ऑलमोस्ट हो जाएंगे और केवल दो ही जगह पर सिमट के रह जाएंगे, गोवा और दमन एंड दीव पर। बाकी जगह पे वो इस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे। इसके पीछे का कारण क्या है? तो रीजंस फॉर देयर डिक्लाइन, तो उनका डिक्लाइन जो हुआ, इसके पीछे का रीजन क्या है, किस वजह से उनका डिक्लाइन हुआ। अब देखिए इनके डिक्लाइन के पीछे का कारण सबसे पहले अगर हम देखें, लेक ऑफ पॉलिटिकल विल। अब जो वहां के रूलर थे ना, उनके अंदर वो पॉलिटिकल विल था नहीं कि वो इंडिया में आकर के बहुत बड़े लेवल पर एक्सपेंशन करें और अपने एम्पायर को बहुत ज्यादा बढ़ाएं। पहली चीज ये देखने को मिलेगा आपको। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज आपको देखने को मिलेगी, दैट वाज रिलीजियस कन्वर्जेंस। रिलीजियस कन्वर्जेंस, पोर्तुगीज लोगों के बारे में कहा जाता है दैट दे वर रिलीजियस फैनेटिक्स। लोगों को जबरदस्ती, इंडिया में जो भी हिंदू मुस्लिम कोई भी मिलता था उसको जबरदस्ती जबरन तरीके से उसको पकड़ के कन्वर्ट करा दिया करते थे क्रिश्चियनिटी में। इट वाज वन ऑफ देयर ग्रेटेस्ट ड्रॉबैक्स। तो इस वजह से लोगों में, सोसाइटी में उनके लिए किसी भी प्रकार का कोई भी कंपैशन नहीं था। लोग उनको नापसंद किया करते थे, उनको किसी भी प्रकार की सपोर्ट नहीं मिली सिविल सोसाइटी से। इसके अलावा उनकी जो सोसाइटी हुआ करती थी, सोसाइटी वॉज अरिस्टोक्रेटिक। अरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी जो है वो हुआ करती थी पुर्तगाल में, और इस वजह से आपको देखने को मिलेगा ये अरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी ये हमेशा ही कोशिश करेगी कि इनके इंटरेस्ट में, इनके फायदे में जो इवेंट्स हो उन्हीं को वो सपोर्ट करेंगे। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी कि इस वजह से ये इंडिया में अपना एम्पायर नहीं बना पाए और केवल गोवा और दमन एंड दीव वाला जो रीजन है यहीं पर सिमट के रह गए। पुर्तगाली जब इंडिया में आए तो इनका कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन तो आपको देखने को मिलेगा कि पोर्तुगीज जब इंडिया में आते हैं तो बहुत सारी सौगात देकर के जाएंगे इंडिया को। उसमें से टोबैको एक इंपॉर्टेंट आइटम देखने को मिलेगी आपको, ठीक है। टोमेटो देखने को मिलेगा, पोटैटो देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। चिल्लीज देखने को मिलेंगी, कैश्यू नट्स देखने को मिलेंगे, जो कि ये सारी चीजें सौगात में देकर के जाएंगे पोर्तुगीज हमें। इसके अलावा पोर्तुगीज इंडिया में, गोवा में 1565 में प्रिंटिंग प्रेस लेकर के आएंगे। तो प्रिंटिंग प्रेस इट वाज न्यू टू इंडिया एट दैट टाइम। तो ये सारी चीजें जो है पोर्तुगीज ने इस्टेब्लिश करी थी। तो पोर्तुगीज गोवा में 1565 में प्रिंटिंग प्रेस लेकर के आए। इसके अलावा इन्होंने क्या किया, टोबैको इंट्रोड्यूस किया, टमाटो, पोटैटो, चिल्लीज, कैश्यू नट्स, इन सब की बेटर क्वालिटीज लेकर के आएंगे इंडिया में। So this was all about the Portuguese, and in next class we will be discussing about the Dutch. तो Dutch के बारे में हम पढ़ेंगे। Dutch was the second European power who came to India, and thereafter we will discuss about different other European powers who came to India, like Britishers, Danes and French. So this is enough for today. Thank you very much.